स्टूडेंट्स, आज हम क्वालिफिकेशन पैक रिटेल टीम लीडर और रिटेल डिपार्टमेंटल मैनेजर के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स करने जा रहे हैं, दैट इज़ टू हेल्प मेंटेन हेल्थ एंड सेफ्टी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल एकेएम मैनेजमेंट क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं। टू हेल्प मेंटेन हेल्थ एंड सेफ्टी, ये नोट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और जर्नल सा नोट्स है। बट कई बार स्टूडेंट्स जो हैं वो कन्फ्यूजन कर देते हैं, तो क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से आंसर रॉन्ग हो जाता है। सो प्लीज़ इसको ध्यान से सुनना है, बहुत ही जर्नल तरीके से समझाया गया है मेरे द्वारा। सो टू हेल्प मेंटेन हेल्थ एंड सेफ्टी, सो स्टार्ट करते हैं। इसमें एलिमेंट 1 है डील्स विद एक्सीडेंट एंड एमरजेंसी। उसके परफॉर्मेंस क्राइटेरिया 1 है फॉलो कंपनी प्रोसीजर्स एंड लीगल रिक्वायरमेंट फॉर डीलिंग विद एक्सीडेंट एंड एमरजेंसीज। PC2 है स्पीक एंड बिहेव इन ए काम वे while dealing with the accident and emergencies. PC3 है report accidents and emergencies promptly, accurately and to the right person. PC4 है recognize when evacuation procedure has been started and follow company procedure for evacuation. So element 2 है इसमें help to reduce health and safety risk. PC5 है follow the health and safety requirement laid down by the company and bylaws and encourage colleagues to do the same. PC6 है promptly take the approved action to deal with risk if he or she is authorized to do so. PC7 है report risk promptly to right person if he or she does not have the authority. PC8 है use equipments and materials in line with the manufacturer's instruction. सबसे पहले हम OSH यानी ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में स्टडी करते हैं कि होता क्या है। बोलता है बेसिकली जो भी वर्किंग एरिया रहता है किसी भी पर्सन का, वो सेफ्टी, हेल्थ और उससे कंसर्न ही रहता है कि न कई तरह के सेफ्टी इश्यूज क्रिएट होने के चांसेस रहते हैं, हेल्थ इश्यूज क्रिएट होने के चांसेस रहते हैं, है ना। और हमेशा हमें पीपल के वेलफेयर, सेफ्टी और हेल्थ के बारे में एक एम्प्लॉयर को सोचना ही पड़ता है। उनका मेन गोल यही रहता है कि एम्प्लॉयज़ को सेफ़ इन्वायरमेंट और हेल्दी इन्वायरमेंट दिया जाए। यही नहीं, कस्टमर्स को, वर्कर्स और जो भी पर्सन उस वर्क प्लेस में काम कर रहे हैं उन्हें सही तरह का इन्वायरमेंट मिले। जो पर्सन रिटेल इन्वायरमेंट के कंटैक्ट में आते हैं उनको कई तरह के हैज़र्ड्स से गुजरना पड़ता है, जिसमें सबसे पहले है फिज़िकल एंड मैकेनिकल हैज़र्ड्स, सेकंड है बायोलॉजिकल हैज़र्ड्स और थर्ड है साइकोलॉजिकल हैज़र्ड्स। अब डिस्कस करते हैं फिज़िकल एंड मैकेनिकल हैज़र्ड्स में हमारे पास कॉमन है, बहुत कॉमन है ये रिटेल इंडस्ट्री में, लाइक इंजरीज, स्प्रेन एट्सेट्रा, है ना। भार उठाते वक्त या प्रोडक्ट को डिस्प्ले करते वक्त, है ना, कोई कट लग जाता है या जो है स्प्रेन्स आ जाते हैं। बायोलॉजिकल हैज़र्ड्स में इन्फेक्शन ड्यू टू वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई एट्सेट्रा। इसमें क्या है, वायरस, बैक्टीरिया, डस्ट की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। कई बार साइकोलॉजिकल हैज़र्ड्स में वर्क स्ट्रेस, एक्सेसिव वर्क दिया है, सेक्सुअल हरासमेंट है, बुलिंग, अब्यूजिंग एट्सेट्रा इसमें आते हैं। ये जो हैं 3 तरह के बेसिकली एक डिटेल इन्वायरमेंट में हैज़र्ड्स पाए जाते हैं। देन लीडिंग कॉज ऑफ इंजरीज इन रिटेल इंडस्ट्री क्या हैं। बोलता है जब बैग्स को हैंडल किया जा रहा है या भारी बॉक्स और अदर ऑब्जेक्ट्स को हैंडल किया जा रहा है तब इंजरीज होने के चांसेस होते हैं। ये कोई टूल्स या इक्विपमेंट्स के कारण इंजरीज होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा स्लिप, ट्रिप्स एंड फॉल्स, स्लिप फिसलना, ट्रिप ठोकर लगना और फॉल्स गिरना, इन कारणों से रिटेल इंडस्ट्री में इंजरी होने के मेन कारण रहते हैं। नाउ हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। बोलता है एवरीवन, जो काम कर रहा है वो सभी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इंक्लूडिंग यू जो काम कर रहा है, आपके कोवर्कर्स, आपके सुपरवाइज़र, आपके एम्प्लॉयर्स। हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि खुद और दूसरों को इंजरी होने से बचाया जा सके।
एज ए वर्कर आपकी, एज ए एम्प्लॉय आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? सो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हेल्थ और सेफ्टी की रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपके जॉब रोल के अकॉर्डिंग हैं, रेलेवेंट हैं, उनका आपको पता होना चाहिए और आप उसको फॉलो करें। इफ़ यू डू नॉट नो, अगर आप नहीं जानते हैं कि कैसे सेफली वर्क डील करना है, तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको जॉब स्टार्ट करने से पहले उस चीज़ की ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए, ठीक है? अगर सेफली वर्क करोगे तो दूसरे कोवर्कर्स को भी मोटिवेट करना है, ठीक है? अनसेफ कंडीशन है तो अपने सुपरवाइज़र या कंसर्न अथॉरिटी को ज़रूर बताना है ताकि समय रहते उस एरिया को सेफ कंडीशन में कन्वर्ट किया जा सके। अगर किसी तरह की इंजरी हो जाती है तो फर्स्ट एड इंचार्ज और कंसर्न अथॉरिटी को ज़रूर बताना है। एज ए एम्प्लॉयर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एज ए एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने वर्क को सेफ़ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे, इंश्योर करे कि उसका जो वर्कर है जो है वो प्रॉपर वे से ट्रेंड है उस इक्विपमेंट से डील करने में या काम करने में, है ना? वो और इस चीज़ का जो अगर आप ट्रेनिंग देते हो तो इस चीज़ का रिकॉर्ड भी मेंटेन करना है। किसी भी तरह के इंसिडेंट हो जाने पर इमीडिएट एक्शन लेना है और डॉक्यूमेंटेड प्रूफ या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी सेफ वर्किंग कैसे की जाए इंडस्ट्री में उसका ज़रूर मेंटेन करना है। अगर किसी तरह का इंसिडेंट हो जाता है तो उसके कारणों का पता लगाने की ज़रूर कोशिश करनी है ताकि भविष्य में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। नाउ नो योर राइट टू वर्क प्लेस सेफली। आपके वर्क प्लेस पे सेफ्टी वर्क करने के लिए क्या राइट्स हैं? आपका एक राइट बनता है कि आपको एक प्रॉपर सेफ इन्वायरमेंट में काम दिया जाए और वहीं पे आपको ट्रेन किया जाए, ठीक है? आपका राइट बनता है कि जहाँ पे आप सुपरवाइज़ कर रहे हैं, वर्क देख रहे हैं, वहाँ पे सबसे कम रिस्क होने चाहिए। किसी भी तरह की हेल्थ और सेफ्टी को लेकर किसी भी तरह का मैटर होता है तो उसमें ज़रूर आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होना है। एक एम्प्लॉयर का राइट है कि वो आपको कंसर्न जॉब के अकॉर्डिंग पीपीई प्रोवाइड करे। पीपीई होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। राइट टू रिफ्यूज़ द वर्क, अगर इन केस ऑफ नॉन सेफ्टी कोई नॉन सेफ्टी है या रिस्की इन्वायरमेंट लग रहा है तो आपका राइट बनता है कि आप रिफ्यूज़ कर सकते हैं काम करने से। नाउ पीपीई क्या होते हैं? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। बोलता किसी भी तरह का कोई अप्लायंस या डिवाइस जो डिज़ाइन किया गया है या पहना जाता है एक वर्कर और एक इंडिविजुअल के द्वारा अपनी हेल्थ और सेफ्टी हज़ार्ड से बचने के लिए। जैसे यहाँ पे बताया गया है, कुछ सेफ्टी इक्विपमेंट्स बताए गए हैं, पर्सनल जो हैं वो बताए गए हैं, है ना? वो हैं आपके सबसे पहले आप देख रहे हैं ग्लव्स ताकि स्किन में कोई इन्फेक्शन ना हो, प्रोटेक्टिव एप्रन ताकि कपड़े ख़राब ना हों या आपके लूज़ कपड़े हैं तो वो कस के रहें, फंसे ना किसी इक्विपमेंट्स में। मास्क पहनना है ताकि फाउल स्मेल्स जो हैं वो आपके अंदर आप इनहेल ना करें। और देन हीट गियर्स में आपके पास हेलमेट हो सकता है जब भारी भरकम काम कर रहे हैं कोई, है ना? जहाँ पे सिर में चोट लगने के चांसेस हैं, या फिर आप फूड प्रोडक्ट आइटम से डील कर रहे हैं तो आपको डिस्पोजेबल कैप दी जाती है ताकि बाल ना गिरे। सेफ्टी शूज़ जो कि हर तरह के वर्किंग प्लेस में कंपल्सरी हैं ताकि कोई भी शार्प चीज़ या हैवी चीज़ आपके पाँव पे गिरे तो आपका पाँव जो है इंजर्ड होने से बच सके। नाउ हु टू टॉक इन केस ऑफ एनी सेफ्टी कंसर्न, किससे हम बात करें अगर कोई सेफ्टी कंसर्न है? आप अपने मैनेजर, सुपरवाइज़र और ऑल कंसर्न्ड जो इस चीज़ से किसी भी तरह का कोई इंसिडेंट हो जाता है तो उससे रिलेटेड हैं उनसे बात कर सकते हैं, है ना? और इमरजेंसी में इनसे आप इनको इन्फॉर्म कर सकते हैं। इन एडिशन अगर हम बात करें तो वर्क प्लेस में हेल्थ और सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव भी होती हैं या कमेटीज़ भी बनाई गई होती हैं तो उनसे भी आप इसके बारे में, सेफ्टी कंसर्न के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। व्हाट टू डू इन केस ऑफ इंजरी एट वर्क प्लेस, अगर वर्क प्लेस पे कोई इंजरी हो जाती है तो आपको क्या करना है? बोलता है एज पर नॉर्म वन हैज़ टू रिपोर्ट टू इंजरी टू फर्स्ट एड अटेंडेंट और सुपरवाइज़र को आपने रिपोर्ट करना है।
फर्स्ट एड अटेंडेंट में भी कोवर्कर हो सकता है, कोई सुपरवाइज़र हो सकता है, नर्स हो सकती है, और ज़रूरत पड़े तो जो जिसकी फ़र्स्ट एड में ट्रेनिंग हुई है और जिसको ये इस चीज़ की नॉलेज है, वो आप इमीडिएट बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट एड फैसिलिटीज़, एवरी वर्क प्लेस हैज़ फर्स्ट एड किट। हर वर्क प्लेस पे फर्स्ट एड किट होती हैं, फर्स्ट एड अटेंडेंट भी होते हैं, है ना, फर्स्ट एड रूम भी होता है जो इसी पर्पज़ के लिए बना होता है। ड्यूरिंग ट्रेनिंग या फर्स्ट डे ऑफ द जॉब इंडक्शन सेशन भी करवाए जाते हैं ट्रेनर्स को, जो ट्रेनीज़ को इंट्रोड्यूस किया जाता है कि ये पर्टिकुलर फर्स्ट एड में कौन रिप्रेजेंटेटिव है, किस तरह की कमिटीज़ है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फर्स्ट एड को लेके फॉलो होते हैं। सो ये भी बताया जाता है उसमें कि whom टू रिपोर्ट और इन्फॉर्म इन केस ऑफ इंजरी, किसको रिपोर्ट और इन्फॉर्म करना है, कहाँ पे रिपोर्ट करना है, एंड हाउ टू डील विद, और कैसे डील करना है। वर्क प्लेस फर्स्ट एड किट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, बोलता गोज़ पैड होता है, लार्ज गोज़ पैड होते हैं, 2 बैंडेड्स होती हैं, एडहेसिव बैंडेजेस होती हैं, ट्रायंगुलर बैंडेजेस होती हैं, रोलर बैंडेजेस होती हैं, ब्लैंकेट होता है, लेटेक्स ग्लव्स होते हैं और एडहेसिव टेप्स होती हैं। इसके अलावा छोटी सी कोई ऑइंटमेंट हो सकती हैं, सीजर्स एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हो रहती हैं। वर्क प्लेस पे जनरली जो रिटेल में देखा गया है, स्प्रेन और स्ट्रेन्स होते हैं। तो स्प्रेन क्या है, इसमें लिगामेंट में खिंचाव हो जाता है, इंजरी हो जाती है, तो उसकी वजह से स्प्रेन आते हैं, ठीक है, जिससे लिगामेंट टूट जाते हैं। और स्ट्रेन क्या होता है, मसल और टेंडन्स में जब इंजरी होती है, मसल्स में और टेंडन स्ट्रेच हो जाते हैं और टूट जाते हैं। तो इन केस ऑफ स्प्रेन और स्ट्रेन हमें क्या है, पेनफुल एरिया को आइस से रैप करना है ताकि आपको पेन फील ना हो, ठीक है, और 20 मिनट्स तक ये काम करना है, 4 to 8 टाइम इन ए डे। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपकी पेन नहीं जा रही है तो गर्म पट्टी का यूज़ कर सकते हैं आप, और अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं जा रही है तो आप डॉक्टर्स को कंसल्ट कर सकते हैं। नाउ टिप्स फॉर लिफ्टिंग एंड हैंडलिंग मटेरियल, आप कैसे लिफ्ट और हैंडल करेंगे। तो जैसे दिखाया गया है कि रोंग तरीका, जो सबसे पहला तरीका है शोइंग वे टू लिफ्ट मटेरियल में, आप देख रहे हैं कि सबसे पहला जो तरीका है, इससे क्या आता है, स्ट्रेन और स्प्रेन आने, है ना, रीढ़ की हड्डी में स्प्रेन और स्ट्रेन आने की चांसेस रहते हैं। तो राइट तरीका जो है वो बैठ के पुल करना है बॉक्स को। अगर हैवी होगा तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। अदरवाइज़ फर्स्ट केस में जो रॉन्ग वे है उसमें अगर आप पुल करते हैं तो चांसेस हैं कि एक तरफ झुकाव हो जाए अगर ज़्यादा हैवी है। इसी तरह से कौन से मटेरियल जो हैं इन चीज़ों के लिए, हैवी प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के लिए, ये जो ट्रॉलीज़ के अलग अलग टाइप्स बने हुए हैं इसमें देख रहे हैं आप। सो इस तरह से आप हैवी बॉक्सेस को, हैवी प्रोडक्ट्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। नाउ स्लिप, ट्रिप्स और फॉल्स। स्लिप मैंने बताया फिसलना, ट्रिप्स ठोकर लगना, एंड फॉल्स गिरना। सो इनसे बचने के लिए आप ये जनरली तभी होता है जब आपके सामने सामान पड़ा है और आपने ध्यान नहीं दिया है या कस्टमर ने ध्यान नहीं दिया है। तो इसके लिए कभी भी वेट फ्लोर है तो उसका प्रॉपर साइनेजेस का यूज़ करें, है ना, या उसको रिस्ट्रिक्टेड कर दें एरिया जब तक वो क्लियर नहीं हो जाता एरिया। अपर शेल्फ में, डिस्प्ले के अपर शेल्फ में सामान रखने के लिए स्टेप लैडर, हमेशा स्टेप लैडर्स का ही यूज़ करें, जैसे कि आप पिक्चर्स में भी देख रहे हैं स्टेप लैडर क्या होती है। देन डीलिंग विद द इमरजेंसी अर्थक्विक। अर्थक्विक में जब भी अर्थक्विक आता है, ये बहुत कॉमन है, अर्थक्विक आते हैं, सो आपको टेबल के नीचे जो है वो अपने आप को कवर करना है, झुकना है, ताकि, क्योंकि अर्थक्वेक से क्या होता है, दीवारें टूटती हैं, तो दीवारें टूटेंगी या वो हैवी प्रोडक्ट जो आपके सिर के ऊपर चोट लग सकती है, इसलिए आप टेबल से प्रोटेक्ट हो सकते हैं। या फिर आप किसी अर्थक्वेक आने पर खुले ग्राउंड की तरफ भागना है आपने। डीलिंग विद द इमरजेंसीज और फायर की अगर बात करें तो फायर के केस में ग्लो साइन बोर्ड्स का यूज़ किया गया था। फायर एग्जिट, हर एक जो बिल्डिंग है, जो कमर्शियल बिल्डिंग है, उसका एक इवैक्यूएशन प्लान होता है। फायर सेफ्टी का में बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास आग बुझाने के। 101 नंबर पे आप फायर ब्रिगेड को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। ग्लो साइन बोर्ड जो कि अंधेरे में भी चमकते हैं, है ना, फायर स्पेशल इमरजेंसी फायर एग्जिट रहते हैं, उनसे भीड़ को कम करने के लिए आप उन डोर्स का यूज़ कर सकते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर रहते हैं, फायर अलार्म्स रहते हैं, है ना। सो जैसी वो स्मोक
वो सेंसिटिव होते हैं, सेंसर्स लगे होते हैं, तो जैसे स्मोक आता है तो उसकी वजह से वो वाटर को स्प्रिंकल करना शुरू कर देते हैं, या फायर अलार्म्स हैं ताकि अलर्ट हो सके जो भी एम्प्लॉयज़ और कस्टमर स्टोर के अंदर हैं वो इन्फॉर्म हो सके। जब भी आपने फायर अलार्म्स का, जब भी फायर की या अर्थक्वेक की कोई भी इमरजेंसी क्रिएट होती है तो कभी भी आपने लिफ्ट का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि सबसे पहले बिजली का कट लगता है तो आप लिफ्ट में फंस भी सकती हैं। वैसे तो न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से नियरेस्ट फ्लोर जो होता है वहाँ पर जाके लिफ्ट रुक जाती है और ओपन हो जाता है डोर, बट फिर भी आपने क्या करना है कि कभी भी लिफ्ट का यूज़ नहीं करना है। ऑलवेज यूज स्टेयर इन केस ऑफ एनी फायर और अर्थक्वेक लाइक इमरजेंसीज। सो ये इवैक्यूएशन प्लान्स, किसी भी जो कमर्शियल बिल्डिंग है उसका एग्ज़िट प्लान रहता है, जिसमें हर एरियाज़ में कहीं ना कहीं इमरजेंसी एग्जिट, एक तो मेन एग्ज़िट एंट्री रहती है और इसके अलावा इमरजेंसी एग्ज़िट्स भी रहते हैं ताकि आप सेफली जो हैं वो मूव ऑन कर सकें। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर्स रहेंगे, आग बुझाने वाले यंत्र, और फिर भी आग पे आपको लगता है कि काबू नहीं पाया जा सकता है, थोड़ी सी है, बुझ गई है, ठीक है ना, अदरवाइज़ आप फायर ब्रिगेड को कॉल कर सकते हैं। नाउ एलिमेंट वन जो है अभी हमने कंप्लीट किया। सो डील विद द एक्सीडेंट एमरजेंसी। सो फॉलो कंपनी प्रोसीजर लीगल रिक्वायरमेंट फॉर द डीलिंग विद द एक्सीडेंट एंड एमरजेंसीज, जिसने हमने देखा कि कौन रिस्पॉन्सिबल है इन एक्सीडेंट के लिए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए एम्प्लॉय, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए एम्प्लॉयर, और हमें किस तरह से लीगल और प्रोसीजर को फॉलो करना होता है। स्पीक एंड बिहेव इन ए काम बिल वाइल डीलिंग विद द एक्सीडेंट एंड एमरजेंसीज। किसी भी तरह के एक्सीडेंट और एमरजेंसीज में हमें काम रह के धैर्यपूर्वक काम करना है, हमें घबराना नहीं है। अगर किसी भी तरह की PC3 में रिपोर्ट एक्सीडेंट एंड एमरजेंसी प्रॉम्प्टली एक्यूरेटली एंड टू द राइट पर्सन। एक्सीडेंट और एमरजेंसी के केस में इमीडिएटली एक्शंस लेने, और जो राइट पर्सन है, जो सुपरवाइजर मैनेजर जो ट्रेंड है फर्स्ट एड में, या कमेटी मेंबर्स हैं, उनको ज़रूर इन्फॉर्म करना है। और इवैक्यूएशन प्रोसीजर का इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ सीरियस एमरजेंसी लाइक फायर, फ्लड और अर्थक्वेक, सो उसमें जो इवैक्यूएशन प्रोसीजर है, जो बिल्डिंग का प्लान है, इवैक्यूएशन प्लान है, उसको फॉलो करना है। नाउ एलिमेंट 2 में हेल्प टू रिड्यूस हेल्थ सेफ्टी रिस्क में हमने क्या कि फॉलो द हेल्थ एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट लेड डाउन बाय द कंपनी एंड बाय लॉज एंड एनकरेज कलीग टू डू द सेम। ठीक है, अपनी को वर्कर्स को भी मोटिवेट करना है। ट्रेनिंग्स में हेल्थ सेफ्टी नॉर्म्स अगर नहीं पता है तो ट्रेनिंग लेनी है, और ट्रेनिंग इससे रिलेटेड कोई भी रूल्स रेगुलेशन उनको फॉलो करना है, और अपने कलीग्स को भी मोटिवेट करना है। प्रॉम्प्टली टेक द अप्रूव्ड एक्शन टू डील विद द रिस्क इफ ही और शी इज ऑथराइज्ड टू डू सो। अगर आपको ऑथराइजेशन है ना, तो पर्टिकुलरली उस एमरजेंसी और रिस्क से डील करना इमीडिएटली करना है, ताकि किसी को भी जान से हाथ धोना ना पड़े या इंजर्ड ना हो। ठीक है, उसके लिए अगर आप ऑथराइज नहीं है तो राइट पर्सन को कांटेक्ट करना है। PC7 में रिपोर्ट रिस्क प्रॉम्प्टली टू राइट पर्सन इफ शी डज नॉट हैव द अथॉरिटी। अगर आपके पास किसी काम को करने की अथॉरिटी नहीं है, नहीं दी गई है, तो आपके पास जो राइट पर्सन है, जो ट्रेंड है फर्स्ट एड में या डीलिंग विद द एमरजेंसी, उनको इन्फॉर्म करना है। PC8 में यूज़ इक्विपमेंट एंड मटेरियल इन लाइन विद द मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शंस। सो हर चीज़ को यूज़ करने का एक तरीका होता है, तो जो मैन्युफैक्चरर की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसी के अकॉर्डिंग किसी चीज़ को यूज़ करना है। जनरली इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में ये चीज़ होती है। So hope you understand to maintain health and safety norms, which is useful for both departmental manager and retail team leader. अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल AKM मैनेजमेंट क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।